नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की बात करने वाले हैं जिसमें दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा हमेशा के लिए बदलने का दम है। एक बात तो साफ है, दुनिया की जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव के बीच एक नया ग्रुप उभरकर सामने आ रहा है। एक ऐसा ग्रुप जिसे भविष्य का सबसे सबसे शक्तिशाली गठबंधन माना जा रहा है। नाम है C5। जी हां, आजकल जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में बस इसी कॉन्सेप्ट की चर्चा है। एक ऐसा आइडिया जिसमें दुनिया के सारे समीकरण बदलने की ताकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये C5 है क्या? ऐसा कौन सा ग्रुप है भाई जो G7 जैसे पुराने और स्थापित गठबंधनों को भी चुनौती देकर दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप बन सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो C5 के जो प्रस्तावित सदस्य हैं वो हैं दुनिया की 5 महाशक्तियां: अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। जरा सोचिए, ये वो 5 देश हैं जो अगर साथ आ गए तो एक नया ग्लोबल ऑर्डर बना सकते हैं। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी शक्तियां एक ही ग्रुप में एक साथ आने की बात करें। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसके नाम में ये C क्यों है? मतलब G7 या G20 तो समझ आता है, पर ये C का क्या मतलब? तो C का मतलब है कोर। कोर यानी वो अंदरूनी हिस्सा जिसके पास असली शक्ति होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन एक कोर ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सीधे सीधे हल करने की क्षमता रखता हो। लेकिन इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, C5 के जन्म की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और विवादास्पद है जितना कि एक कॉन्सेप्ट खुद है। क्या इसके लिए कोई खुफिया समझौता हुआ था या कोई ग्लोबल समिट बुलाई गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस आइडिया का जन्म काफी अलग और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ। तो ये C5 का कॉन्सेप्ट ये पहली बार सामने आया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के एक ड्राफ्ट में। और हाँ, यहाँ ड्राफ्ट शब्द पर गौर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआती मसौदा था जो किसी तरह मीडिया में लीक हो गया। तो हुआ ये कि पहले तो इस C5 के कॉन्सेप्ट को एक ड्राफ्ट पेपर में रखा गया। फिर जब ये ड्राफ्ट मीडिया के हाथ लगा और उन्होंने इसे स्टडी किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट छपकर आया तो उसमें से C5 का जिक्र पूरी तरह से गायब था। और अब तो व्हाइट हाउस के अधिकारी भी इसे बस एक पुराने ड्राफ्ट का आइडिया बताकर खारिज करते हैं। तो साफ है, C5 कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, पर यह एक ऐसा आइडिया है जिस पर टॉप लेवल पर सोचा जरूर गया था। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर। आखिर C5 को इतिहास का सबसे शक्तिशाली ग्रुप क्यों कहा जा रहा है? इसकी ताकत का असली आधार क्या है? देखिए, इसकी जबरदस्त ताकत के पीछे 4 बड़े कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला, यह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स को एक ही मंच पर ले आता है। दूसरा, इसके सभी सदस्य देश 100 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले हैं। कई एक्सपर्ट्स तो इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखते हैं, ताकि वीटो पावर जैसी रुकावटों के बिना फैसले लिए जा सकें। और इसका मकसद था दुनिया के बड़े से बड़े विवादों को सीधे हल करना, जिसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी से होती। सिर्फ 5 देश, सोचिए, ये वो 5 देश हैं जो अगर सच में एक साथ आ जाएं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख सकते हैं। शक्ति का ऐसा केंद्रीकरण शायद पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे अगर ये डीप डाइव दिलचस्प लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन रुकिए, ये आइडिया जितना पावरफुल है ना, इससे हकीकत बनाने में उतनी ही बड़ी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी मुश्किलें हैं। ये तो मानो टाइटन्स का एक ऐसा क्लैश है जहां सहयोग लगभग नामुमकिन सा लगता है। जैसे ही C5 का ये कॉन्सेप्ट सामने आया, यूरोप में तो जैसे गुस्सा ही फूट पड़ा। यूरोपीय देशों को लगा कि उन्हें जानबूझकर इस पावर क्लब से बाहर रखा जा रहा है। खासकर यूके और फ्रांस जैसे देश जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, फर्क एकदम साफ दिखेगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में यूके और फ्रांस की वजह से यूरोप की एक मजबूत मौजूदगी है, लेकिन जो C5 का प्रस्ताव है उसमें यूरोप से सिर्फ रूस है। ये तो यूरोप के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी के फैसलों से अपना असर खोने जैसा होगा, और जाहिर है इसीलिए वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद 5 के सदस्यों के बीच की आपसी दुश्मनी है।
अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे की ग्लोबल पावर को चैलेंज करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और स्ट्रेटेजिक मुकाबला है। जापान और रूस के बीच भी जमीन को लेकर पुराने विवाद हैं। और इन सब के ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान का मुद्दा, ये सब बड़े ग्लोबल टेंशन भी तो हैं। ऐसे में ये देश एक साथ काम करेंगे कैसे? जैसा कि सोर्स में कहा भी गया है, जिस किसी में भी थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा वो भी यही कहेगा कि ये ग्रुप काम नहीं कर सकता। आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि लंबे समय तक इसका चलना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं भारत के नज़रिए की। अगर मान लीजिए C5 बनता है तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये एक मौका होगा या एक बड़ी चुनौती? अब देखिए, यहाँ भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा खड़ा हो जाता है। एक तरफ तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, जो भारत को चीन के खिलाफ एक अहम सहयोगी के तौर पर देखती है। लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी है, और वो ये कहता है कि अमेरिका को भारत और चीन के टकराव से ही फायदा है। सोचिए, अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो ये तो सीधे सीधे अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सकते हैं ना। तो C5 में शामिल होना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही पेचीदा फैसला होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, C5 सिर्फ एक आइडिया है या ये भविष्य की हकीकत भी बन सकता है? चलिए इसके फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में C5 का स्टेटस क्या है? पहली बात, ये जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कस होने वाला एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट बना हुआ है। दूसरी बात, ये किसी भी देश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सदस्यों के बीच की दुश्मनी को देखते हुए आज के माहौल में इसका बनना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। ये एक पावरफुल क्या होता अगर वाला सिनेरियो है, हकीकत नहीं। लेकिन क्या C5 आने वाले दशक में दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप बन सकता है? क्या जियोपॉलिटिकल हालात इतने बदल सकते हैं कि ये दुश्मन देश भी एक साथ आ जाएं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।